नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 96वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका का जो प्रादेशिक अध्ययन है वो हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद में हम आगे प्रारंभ करेंगे फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन। फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। तो फ्रांस एक यूरोपीय देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक यूरोपीय देश है फ्रांस। और फ्रांस यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित एक विशाल देश है। यूरोप के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित विशाल देश है। यूरोपीय देश जो हैं उनमें जो बड़े देशों में आता है, हालांकि यूरोप के देश हैं वो लगभग छोटे देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भी, लेकिन ये उनके विशाल देशों में से एक है। अब इसकी स्थिति एवं विस्तार की अगर हम बात करें तो फ्रांस का जो स्थिति एवं विस्तार है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हम इसका देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। तो सामान्य सी बात मैंने आपको पहले बता दी, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूरोप के कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप में, यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित एक विशाल देश है ये। इसका जो विस्तार है वो 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है। 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। यानी दक्षिण में हम देखें तो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 42 डिग्री से कहाँ तक फैला हुआ है? 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 42 से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। देशांतर की बात करें तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 8 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 डिग्री देशांतर, 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। और यहां पर 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से ये पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। 5 डिग्री तक ये पश्चिमी गोलार्ध में फैला हुआ है और 8 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। यानी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में है। उत्तरी एवं दक्षिण के हिसाब से देखें तो ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। 5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है वो देखने को
मिलता है। तो जो ग्रीनविच लाइन है वो इसके मध्य से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार इसकी अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति जो है वो कैसे है? अक्षांशीय स्थिति 42 डिग्री से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, और देशांतरीय स्थिति है वो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 8 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरीय विस्तार है वो देखने को मिलता है। यानी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। अब इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रांस का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 5,49,000 वर्ग किलोमीटर या 549,000 वर्ग किलोमीटर या 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अतिरिक्त ये मुख्य भूमि के साथ साथ में फ्रांस के साथ में जो भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप है उसके ऊपर भी किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका जो द्वीप है उसका भी जो किसके अंतर्गत आता है? वो फ्रांस के अंतर्गत आता है। भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका द्वीप फ्रांस के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रफल है वो जो 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसी में कौन सा द्वीप भी आ जाता है? कोर्सिका द्वीप है वो इसी में आता है। कोर्सिका द्वीप भी कौन से में आ जाता है? 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत ही ये आ जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। तो भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका द्वीप भी फ्रांस के अंतर्गत आता है, और फ्रांस का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2014 की जनगणना के अनुसार 6.41 करोड़ यहाँ की कुल जनसंख्या है। सामान्य परिचय एक बार हम देख रहे हैं इसका। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सामान्य घनत्व वाले देशों में ये आता है लगभग 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो जनसंख्या घनत्व यहाँ का है। जन घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है वो 2014 की जनगणना के अनुसार 6.41 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ के कुल क्षेत्रफल है वो 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इस क्षेत्रफल में ही भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका जो द्वीप है वो भी किसके अंतर्गत आता है? फ्रांस के अंतर्गत आता है। अभी इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है तो मध्यकाल से लेकर के इसकी सीमाओं में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसके कारण जो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसमें कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। अब इसके आसपास में जो देश स्थित हैं, कहाँ तक कौन से इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं उसके बारे में या पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्थिति एवं विस्तार के बाद में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इसकी सीमाएं किस किस के साथ में लगती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 5 डिग्री ये क्या है? पश्चिमी देशांतर है, और 8 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर। 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है। सबसे पहले इसके जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में हम इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ पर तो क्या है, ये जो पूरा क्षेत्र है उत्तरी भाग का, इसमें क्या फैला हुआ है? इंग्लिश चैनल। तो इसके पूरे के पूरे जो कह सकते हैं पूरे उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग में किसका विस्तार पाया जाता है? इंग्लिश चैनल का विस्तार है वो इसके उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। उत्तर में इंग्लिश चैनल है
उत्तर पूर्व की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ देशों की सीमाएं इसके साथ में लगती हैं। उत्तर पूर्व में सबसे पहली बेल्जियम, उसके बाद में लग्जमबर्ग, यानी उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है उसमें लग्जमबर्ग की सीमा लगती है, बेल्जियम की सीमा लगती है, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। उसके बाद में पूर्वी भाग में सीमा की बात करें तो यहाँ पर पूर्व में जर्मनी के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से होगी पूर्व की ओर? उत्तर पूर्व में बेल्जियम है, फिर लग्जमबर्ग है और पूर्व में जर्मनी है। इसके बाद में पूर्वी भाग में अगला जो इसका पड़ोसी देश है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है इसके पूर्वी भाग में। इसके बाद में आगे जो पड़ोसी देश है वो है इटली। इटली के बाद अगर दक्षिण पूर्वी भाग की ओर चले जाते हैं, दक्षिण पूर्व में जाएं तो दक्षिण में यहाँ पर भूमध्य सागर के साथ में इसकी सीमा लगती है। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर क्या लगता है इसके साथ में? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर के साथ में इसकी सीमा लगती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम की ओर जाए तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर स्पेन के साथ इसकी सीमा बनती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहाँ पर है स्पेन। स्पेन है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ है। स्पेन दक्षिणी भाग में है। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्पेन आ गया। उसके बाद में जो पश्चिम भाग है उसमें अटलांटिक महासागर स्थित है। पश्चिमी भाग में क्या है? अटलांटिक महासागर, या जो एक उसका ये कह सकते हैं सीमांत सागर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बिस्के की खाड़ी। यहाँ पर बिस्के की खाड़ी का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की सीमा स्थित क्षेत्र हैं उनमें हमने देखा अटलांटिक महासागर या ये बिस्के की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? बिस्के की खाड़ी का क्षेत्र है। तो इसके उत्तरी भाग में इंग्लिश चैनल है। उसके बाद में उत्तर पूर्व की ओर जाएं तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व की ओर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली दक्षिण पूर्व की ओर आ जाती है। इसके बाद में जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भूमध्य सागर या दक्षिणी पूर्वी भाग कह सकते हैं, दक्षिणी भाग कह सकते हैं, वहाँ पर भूमध्य सागर का विस्तार है। दक्षिण पश्चिम की ओर आए तो स्पेन, उसके बाद में पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर या उसका जो सीमांत सागर है बिस्के की खाड़ी का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये फ्रांस की हमने एक प्रकार की स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्रफल के बारे में देखा। तो ये 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 51 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार हो गया ये। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी पश्चिमी देशांतर की ओर ये फैला हुआ है। जो ग्रीनविच रेखा है वो इसके बीच से गुजरती है, फ्रांस से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है। 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 8 डिग्री पूर्वी देशांतर, या हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में फैला है। पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में फैला है, या दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पूर्वी एवं पश्चिमी 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर तो पश्चिमी गोलार्ध आ गया, और 8 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो ये इसका विस्तार क्षेत्रफल है वो 5.49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। जनसंख्या है वो 6.41 करोड़ है 2014 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये इसकी कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई। कौन से भाग में फैला हुआ है? यूरोप के पश्चिमी भाग में ये
फैला हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः, और पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा देश हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हम देखेंगे इसके उच्चावच के बारे में, रिलीफ या उच्चावच। फ्रांस के प्रमुख उच्चावच कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रांस में उच्चावच की दृष्टि से देखें या स्थलाकृति की दृष्टि से देखें तो ये एक विविधतापूर्ण देश है। स्थलाकृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, सभी प्रकार के उच्चावच है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा घाटियाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी, नदी घाटियाँ। तो ये सभी प्रकार के उच्चावच यहाँ पर विशेषताएं पाए जाते हैं। तो फ्रांस को यहाँ के जो प्रमुख भूआकृतिक प्रदेशों में देखें या इसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं उच्चावच के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले उच्चावच के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है उत्तरी पश्चिमी मैदान। ये सबसे पहला भाग कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मैदान है। नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पश्चिमी मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो इंग्लिश चैनल के दक्षिण वाला भाग है, तो फ्रांस के उत्तरी पश्चिमी भाग जो मैदानी है, और इस मैदान के दक्षिण में क्या है? पेरेनीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? पेरेनीज पर्वत श्रेणी। ये वाला जो भाग है ये कौन से में आता है? उत्तरी पश्चिमी मैदान में है। और इसके दक्षिण में क्या है? मैदान के दक्षिणी भाग में क्या है? पेरेनीज पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर मध्यवर्ती पठार है। दक्षिणी पूर्वी भाग में जाएं, मैदान के दक्षिण में पेरेनीज और दक्षिण पूर्व में क्या है? मध्यवर्ती पठार, जो कि अगली जो उच्चावच हम देखेंगे वो यही है, मध्यवर्ती पठार। तो दूसरा दक्षिण पूर्व में इसके क्या फैला हुआ है? मध्यवर्ती पठार। और पूर्व की ओर देखें तो आल्प्स पर्वत, पूर्व में आल्प्स पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। अन्य जो उच्च भूमियां भी इसमें स्थित हैं। अब मैदान के दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो तो क्या है? पश्चिम की ओर है। मैदान के दक्षिण भाग का ढाल किधर है? पश्चिम की ओर है। इसके अलावा जो उत्तरी भाग है, मैदान का जो उत्तरी भाग है उसका ढाल उत्तर की ओर ही है। उत्तरी भाग का ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर। उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। तो जो दक्षिणी भाग है उसका ढाल तो पश्चिम की ओर है, और उत्तरी भाग जो है उसका ढाल इंग्लिश चैनल की ओर यानी उत्तर की ओर इसका उत्तरी भाग है उसका ढाल देखने को मिलता है। इस मैदान की सागर तल से जो औसत ऊंचाई है वो 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है अपने आसपास का जो क्षेत्र है उससे। किंतु आंतरिक भाग जो हैं इसके जो बीच के भाग आ जाते हैं, यानी तटीय भाग जैसे इंग्लिश चैनल वाले भाग हैं या बिस्के की खाड़ी या अटलांटिक महासागर वाले जो भाग हैं वो तो समुद्र तल से कितने ऊंचे हैं? 50 मीटर। लेकिन आंतरिक भाग जो है वो 150 मीटर तक है। आंतरिक भाग 150 मीटर तक ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से जो पहला उच्चावच है वो है उत्तरी पश्चिमी मैदान
उत्तरी पश्चिमी मैदान के दक्षिणी भाग में तो पेरेनीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसका दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर मध्यवर्ती पठार का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो पहला उच्चावच क्या, उत्तरी पश्चिमी मैदान, दक्षिण में इसके यहाँ दक्षिण वाला जो भाग है वहाँ पर पेरेनीज पर्वत श्रेणी है जो कि बिस्के की खाड़ी से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, भूमध्य सागर वाला जो भाग है वहाँ तक ये फैली हुई है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी वाला भाग जो ये पूरा हिस्सा है ये क्या कहलाता है, मध्यवर्ती पठार के नाम से जाना जाता है। अगले उच्चावच में हम मध्यवर्ती पठार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पूर्व में पूर्वी भाग जो है वहाँ पर आल्पस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। मैदान को दो भागों में ढाल के हिसाब से बांटा गया है। जो दक्षिणी भाग है उसका ढाल तो पश्चिम की ओर यानी बिस्के की खाड़ी की ओर है, इसके विपरीत इसका जो ढाल उत्तरी भाग है उसका ढाल वो इंग्लिश चैनल की ओर यानी उत्तर की ओर है। जो तटवर्ती भाग हैं उनका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो तो औसतन 50 मीटर के आसपास है यानी कम ऊंचे हैं, बल्कि जो आंतरिक भाग जो है इसका मैदान का वो लगभग 150 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये हमने इसके उच्चावच में सबसे पहला उत्तरी पश्चिमी मैदान पढ़ा। इसके बाकी के जो उच्चावच हैं उनके बारे में और इसकी जो स्थितियां हैं वो मानचित्र के माध्यम से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।